वेलकम टू साउथ सिटी PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। जैसे कि हर बार आपके लिए लाया हूँ 10th वालों के लिए लेक्चर बनाना चालू किए हैं मैंने, और अभी तक हमारे चैनल्स ने 12th 11th के लिए डाला और अब आपके लिए 10th के लिए भी लेक्चर्स टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको चैप्टर पे, वो भी आपको हर सब्जेक्ट में, यानी जो भी हमारा कोर्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है एंड बायोलॉजी है। तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कम से कम आप अच्छे से अच्छे लेक्चर्स को ले सकते हैं। अच्छी बेस्ट फैकल्टी से लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे और ईयर लॉन्ग, मतलब कि आपको देखा जाए तो पूरे साल का फ्री पैकेज है। कोई भी इसके लिए आपको चार्ज नहीं अप्लाई करने हैं। आपको देखना है, समझना है, शेयर करना है, लाइक करना है, बस इतना ही करना है आपको। और आपको इसके बदले बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको हमारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो क्लास 10th के लिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमारे जो लेक्चर्स थे आप देखेंगे 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने माइटोसिस, मियोसिस, इन सेल डिवीजन के बारे में बताया है। माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया। और एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, खासकर ICSE वालों के लिए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उस चक्कर में मैंने एक लेक्चर आपके लिए और बनाया और वो लेक्चर केवल क्रोमोसोम पे बेस्ड है। तो मैं क्रोमोसोम से जुड़ी सारी चीजें इस आज के लेक्चर में शेयर करने जा रहा हूं। अच्छे से पढ़िएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और लेक्चर को पूरा देखने की कोशिश करिए। क्लियर? तो चलिए बिना किसी बात के हम चालू करते हैं क्रोमोसोम्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि आखिर क्रोमोसोम है क्या चीज, फिर बात करते हैं आगे। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर, मैं यहां लिखता हूं, कोई भी कैरेक्टर जब आता है, उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज है बेटा, वो है प्रोटीन। वो है प्रोटीन। आपकी बॉडी में इस प्रोटीन को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है RNA। और बेटा RNA को बनाने के लिए जो चीज हमारे पास आती है वो है हमारा DNA। जैसे आपकी बॉडी में DNA होगा वैसे आपकी बॉडी में RNA बनेगा। RNA वैसे प्रोटीन बनाएगा और वैसे ही आपकी बॉडी में कैरेक्टर बनेंगे। मैं DNA की बात करूं अगर, तो DNA जिसे आप कहते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA से आप क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है, जैसे आप समझे मोतियों की माला। एक मोती, अगर मैं छोटी छोटी मोतियों की माला बनाता हूं बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिला है, और इस छोटे से मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं डियर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। और ये मॉलिक्यूल जिस सीक्वेंस में आपके लगे होंगे, सपोज ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में लगे हैं, ये एक RNA को कोड कर रहे हैं। RNA इसी कोडॉन के हिसाब से प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन से आपकी बॉडी में कैरेक्टर आएगा। जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। क्लियर? अब मेरी हाइट मेरा कैरेक्टर है, ये मैंने लिखा मेरी हाइट मेरा कैरेक्टर है। हाइट के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन है, यहां पर उसे हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन। वो है ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन को किसने बनाया है? RNA ने।
आरएनए को किसने बनाया है? डीएनए ने। यानी आप मेरी बॉडी में जो एक कैरेक्टर आया है हाइट का, या हाइट का कैरेक्टर प्रोटीन की देन है। ग्रोथ हार्मोन, हमारी बॉडी में प्रोटीन हजारों की तादाद में पाई जाती है, 1000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में। वो प्रोटीन हार्मोन्स भी हो सकती हैं, वो प्रोटीन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। तो यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक कैरेक्टर के बारे में डिफाइन करेंगे। अगर किसी की बॉडी का कोई भी कैरेक्टर है, आपसे कभी भी कहे यार मेरी हाइट इतनी है, यार मेरे हेयर स्ट्रेट है, यार मैं काफी फेयर कलर का हूं, तो बेटा उसी का एक ही फंडा याद रखना हमेशा कि कैरेक्टर कोई भी हो, उस कैरेक्टर को बनाने के लिए प्रोटीन होती है। प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए पाया जाता है, और आरएनए बनाना कौन? डीएनए। तो जिसके जैसे डीएनए होंगे वैसे आरएनए बनेंगे, वैसे प्रोटीन बनेगी और वैसा कैरेक्टर बनेगा। इसे बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ molecular biology। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हर एक चीज का सेंटर यही है कि कभी किसी का भी कोई कैरेक्टर हो जाए, वो कैरेक्टर उसके प्रोटीन पे डिपेंड करता है। वो प्रोटीन हार्मोन हो सकती है, वो प्रोटीन एंजाइम्स हो सकते हैं। प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए आता है, और आरएनए को बनाने के लिए डीएनए आता है। यहां तक बात अगर आप समझ गए तो काफी हद तक आप समझ गए। मुझसे भी कभी भी कोई क्वेश्चन करता है कि सर ये कैसे कैरेक्टर आ गया, अरे एक चीज याद रखो, इसी हिसाब से बता दो। कोई कहते यार बताओ तुम्हारे बाल थोड़ा कर्ली है, क्यों कर्ली है? बता डालो कि तुम्हारे बालों में केराटिन नाम की एक प्रोटीन पाई जा रही है, उस केराटिन प्रोटीन के कारण ऐसा हुआ है। अब बता डालो केराटिन कैरेक्टर क्या था? कर्ली हेयर। केराटिन क्या? प्रोटीन है। किसने बनाया? आरएनए। आरएनए किसने बनाया? डीएनए। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है वो हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है। इसीलिए अगर बेटा किसी के कर्ली हेयर आप देखते हैं तो आप ये अंदाजा लगा ले उसके घर में किसी न किसी के कर्ली हेयर होंगे, उसके पेरेंट्स किसी न किसी के कर्ली हेयर होंगे। इससे क्लियर होता है कि चीजें डीएनए पे डिपेंड करती हैं। मैं जो क्रोमोसोम टॉपिक बताना चाह रहा हूं आपको, उसके पहले आपको डीएनए को समझना पड़ेगा कि डीएनए था क्या। डीएनए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है, और उस मिक्सचर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में बेटा 3 चीजें पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, नाइट्रोजीनस बेस, सेकेंड थिंग पेंटोज sugar, and the third one is phosphoric acid H3PO4। ये 3 चीजें मिल रही है बेटा तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और हजारों न्यूक्लियोटाइड लगते हैं तो हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड बनता है। और इस डीएनए स्ट्रैंड में आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा रखा है। और सच्चाई बात यह है कि हमें डीएनए मिले कहां से? हमारे मम्मी पापा ने हमको दिए डीएनए। तो जब हमारे पापा मम्मी ने हमें डीएनए दिए तो डीएनए को जिस फॉर्म में देते हैं वो फॉर्म क्रोमोसोम होता है। कभी भी डीएनए ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें तो क्रोमोसोम के फॉर्म में करते। सेम ऐसे बेटा कि एक बड़ी सी रोप आपको दे दूं रूम में, और कह दूं कि रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस बड़ी सी रोप को भी 2 पार्ट में बेटा बांटना है, तो आप सिंपल सी बात करोगे यार रोप को 2 हिस्से में काट दोगे। ऐसे ही आपके न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं, अभी वो ऐसे फैला पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ, धागे जगह पड़ा हुआ है। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि जब सेल डिवाइड होती है तो कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में आपका जो डीएनए था पहले 1 से 2 बनता है, देन वो छोटे छोटे सेगमेंट में टूट जाता है, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। अभी मैं आ रहा हूं क्रोमोसोम, अभी आपको केवल थीम समझा रहा हूं। इसीलिए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और H3PO4 मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल को बनाता है, और हजारों न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल मिलकर के
डीएनए बनाता है। शायद इसलिए कहा जाता है, हमें कभी पढ़ाया जाता था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जब पढ़ाया गया तो बताया जाता था भैया नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तब हम लोग को लगता था नाइट्रोजन साइकिल क्यों पढ़ा रहा है, क्या करना आपको, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर नहीं। लेकिन सोचिए अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं होगी तो नाइट्रोजीनस बेस नहीं बना पाएंगे। नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजीनस बेस नहीं बनेगा, जब नाइट्रोजीनस बेस नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा, और डीएनए नहीं बना तो कोई कैरेक्टर नहीं बनेगा। ये राज है नाइट्रोजन का। प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो एक छोटा सा एटम कितना पावरफुल है, इसलिए नाइट्रोजन की नीड होती है हमें, इसलिए हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई गई। देखिए कितने छोटे छोटे चीज याद रखिएगा, ये तीनों चीज मिली, एक न्यूक्लियोटाइड बना, कई हजारों न्यूक्लियोटाइड लगे, डीएनए बना। अब डीएनए अपने से आरएनए बनाएगा, डीएनए अपने से डीएनए भी बनाता है, मैंने पढ़ाया आपको डुप्लीकेशन में। डीएनए अपने से डीएनए भी बनाता है, जिसे आप टर्म क्या कहते थे, रेप्लिकेशन। आप कहते थे इसे रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। तो डीएनए से डीएनए बना क्योंकि नंबर बढ़ाने भाई। अब पापा के पास अगर 23 क्रोमोसोम होते, केवल 46 क्रोमोसोम, और वो अगर 1 से 2 ना बन पा रहे तो हमको दे पाते क्या क्रोमोसोम? कभी नहीं दे सकते थे भाई। हमारे पास कैसे क्रोमोसोम आ रहे, क्योंकि हमारे फादर के डीएनए 1 से 2 हुए, हमें भी 1 से 2 होते हैं सेल डिवीजन के टाइम में। हर एक डीएनए जस्ट अपनी एक कॉपी तैयार करता है, जिसे हम प्रोसेस का बोल रहे हैं रेप्लिकेशन। तो तुम्हारे पास अगर 23 पेयर है तो बेटा तुम्हारे पास कितने बन जाएंगे सेल डिवीजन के टाइम? 46 पेयर। 46 पेयर, अब 46 पेयर बन गए, 23 पेयर एक सेल में, 23 पेयर एक सेल में, क्रोमोसोम आधे आधे पहुंच गए। तो यहां पर एक क्या बात ये भी देखिए, जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है तो डीएनए अपने जैसी एक कॉपी तैयार करता है, जिसे हमने क्या बोला टर्म, रेप्लिकेशन। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? चलिए अब आपको आगे समझाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि हमारे बॉडी में कैरेक्टर कैसे बनता है, ये बेसिक थीम क्लियर किया मैंने। कैरेक्टर कैसे बन रहा है? कैरेक्टर बन रहा है आपके प्रोटीन से। प्रोटीन किसने बनाई? आरएनए ने। आरएनए किसने बनाया? डीएनए ने। डीएनए है क्या? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, कई न्यूक्लियोटाइड बने तब बनता है डीएनए। अब अगर सवाल सर न्यूक्लियोटाइड क्या है, हमने कहा बेटा न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीजों से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन वाले बेस पे, जिसे हम कहते हैं प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन, ये 2 बेस हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन, पेंटोस शुगर क्या होता है बेटा? वो शुगर है जिसमें 5 कार्बन हो, कार्बन के 5 एटम वाले शुगर होती हैं, जैसे कि ऑक्सीराइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। 3 चीज जुड़ेंगी, एक न्यूक्लियोटाइड बना, कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, डीएनए बन गया। ये एक खेल है, आप समझ जाइए इस चीज को कि अब कभी भी आप किसी के कैरेक्टर को देखें तो आप तुरंत यही जज करेंगे कि उसका जो भी कैरेक्टर है बॉडी का, वो डायबिटिक पेशेंट हो गया है। डायबिटिक पेशेंट क्यों हो गया? उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। इंसुलिन हार्मोन है क्या यार? इंसुलिन हार्मोन तो प्रोटीन थी, यानी उसको डायबिटीज हो गई, उसके बाद प्रोटीन नहीं, मतलब उसका आरएनए गड़बड़ है, यानी उसका डीएनए में वो है ही नहीं सेगमेंट जो इंसुलिन को बनाए, इसलिए तुम्हारे बॉडी डायबिटिक हो गई। सब चीजें डिपेंड करती हैं प्रोटीन्स पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रोमैटिन फाइबर बारे में। देखिए एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है। हम अगर बात करें, ये एक न्यूक्लियस था, क्लियर, ये एक न्यूक्लियस था, क्लियर। अब इस न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है हमारा, देखिए ये डीएनए दिख रहा है ना आपको, डीएनए पड़ा, इसी को जब ये फैला होता है ना बहुत, तो हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर, इसी को हमने नाम दिया क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमोसोम बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? क्रोमोसोम बनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि क्रोमोसोम अगर नहीं बनेंगे तो डीएनए को अलग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 मीटर का डीएनए है यार, 2 मीटर का। एक न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का डीएनए होता है, ये पूरी लेंथ इसकी 2 मीटर होती है। अब सोचिए 2 मीटर के डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना पड़ेगा, तभी तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम ऐसे पेयर में दिखाई देते हैं तैरते हुए, ऐसे।
क्योंकि सारे सेगमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। जब ब्रेक करेंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स हो जाएंगे, इन्हीं सेगमेंट को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। चलिए देखते हैं। देखिए, अब जब डीएनए का टाइम डिवीजन का आ रहा होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होने वाला होता है, सेम टाइम होता है क्या कि देखिए आपका जो डीएनए था हाईली कंडेंस हो रहा है। देखिए कंडेंस हो रहा है। कंडेंस होने के लिए बेटा ये जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये बड़ा हिस्टोन प्रोटीन होती है। 8 प्रोटीन्स होती है, इसे ऑक्टामर भी कहते हैं। ऑक्टामर। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपके बोर्ड के लिए। अभी तक वो आपको नॉलेज ही लेता, अब बोर्ड के लिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा घरों पे जब वायरिंग होती है तो जो वायर्स आते हैं वो कई मीटर के वायर्स होते हैं, लेकिन एक छोटे से बंडल में समेट दिए जाते हैं। आपने देखा है। सेम ऐसे जब डीएनए को कॉइलिंग करने की बात आती है कि डीएनए को कॉइल कहां किया जाए, तो डीएनए को कॉइल करने के लिए एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये देखिए ये डीएनए था, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन में कॉइल किया जाता है। सवाल आता है सर कोई कॉइल करता तो है नहीं, वो कैसे कॉइल कैसे हो जाता है? तो याद रखिएगा, जो बेटा आपका डीएनए होता है ना, डीएनए, ये डीएनए आपका पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटीन आपकी नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे में अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर तैयार होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। आप देख रहे हैं ढेर सारे, ये सब न्यूक्लियोसोम, ये सारे न्यूक्लियोसोम है। अब न्यूक्लियोसोम भी क्या हो रहे हैं? कंडेंस होते जा रहा है। देखेंगे डायग्राम में, और कंडेंस हो गए न्यूक्लियोसोम, मुड़ते चले जा रहे हैं, मुड़ते जैसे जैसे कंडेंस होते चले गए, भयंकर कंडेंस, हाईली कंडेंस, सुपर कॉइलिंग हो गई इस जगह पे। इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग हो गई है। अब यही बेटा जब सुपर कॉइलिंग एक साथ जुड़ गई पूरी, तो इसे हमने बोल दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम। तो डिफिनेशन क्या बनती है? द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम, इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और हिस्टोन केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। इसलिए बोला था यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। तो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म था हमारा डीएनए का क्रोमोसोम। अब बड़ा क्रोमोसोम बन गए, ऐसे थर्ड क्रोमोसोम के होते हैं। और जब डीएनए 1 से 2 हो जाता है तो ये फिर एक्स के फॉर्म में आपको अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स के फॉर्म में। तो क्रोमोसोम सिंगल भी जब डीएनए 1 से 2 बन जाएंगे पूरे डीएनए, तो ये एक्स के फॉर्म में रहता है, और उसी को हम इसे एक्स क्रोमोसोम कहने लग जाते हैं। क्लियर? तो हाईली कंडेंस्ड पार्ट था हमारे डीएनए का। अब जब क्रोमोसोम फ्रेगमेंट बन गए, अब ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में तैर रहे हैं। अब 23 थे, 23 पेयर हो गए हैं, जस्ट डबल। अब आधे क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में, आधे क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा। तो ये तो था क्रोमोसोम कैसे बना। बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन बनता है आपका, हिस्टोन प्रोटीन पे याद रखना है, ये आईसीएससी के लिए। न्यूक्लियोसोम क्या है, एक ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बन जाते हैं। क्रोमोसोम में डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा आपसे कि जेनेटिक कैरियर कौन है। जेनेटिक कैरियर देखा जाए, क्रोमोसोम ही सारे जीन्स को रखता है। जीन्स है क्या? डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो प्रोटीन बनाने को बताते हैं। एक छोटा सेगमेंट जो प्रोटीन को बताने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए बता रहा है, उसे हम जीन कहते हैं। तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पर क्या क्या बनना है? एक आपका बनना है हिस्टोन प्रोटीन वाला, ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जीन्स स्मॉलेस्ट सेगमेंट है डीएनए के, इधर सुपर क्वालिक हो रही है और क्या बन रहा है, क्रोमोसोम। चलिए क्रोमोसोम के बारे में कुछ और देख लेते हैं। क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा मैं मटेरियल आपको देता हूँ। देखिए एक क्रोमोसोम में नॉर्मल एक क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमैटिड भी हो सकता है। कब होगा, जब उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। नॉर्मल क्रोमैटिड भी हो सकता है जब उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब वो डुप्लीकेट कर ले जाता है तो दूसरा ब्रांच भी, दूसरा आर्म भी निकल आता है और हम उसे बोलते हैं क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में देखा जाए तो 2 क्रोमैटिड्स पाए जा रहे हैं एक क्रोमोसोम में, 2 क्रोमैटिड्स। अब 2 क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड जिस प्लेस पे एक दूसरे से जुड़ते हैं उस प्लेस को सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। किस जगह को, जिस प्लेस पे दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ेंगे। जिस प्लेस पे दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ते हैं उस जगह पे हमारा क्रोमोसोम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और उस जगह एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। थोड़ा स्पेलिंग इसको मैं फिर से राइट कर दे रहा हूं। ये हो जाता है आपका काइनेटोकोर। जिस जगह पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस जगह पे सेंट्रोमियर पाया जा रहा है उस जगह पे प्रोटीन पाई जा रही है, काइनेटोकोर। इसी प्रोटीन पे बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच होते थे, इसी प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर अटैच होते थे। सेल डिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है। 2 क्रोमैटिड्स होंगे एक क्रोमोसोम में। क्रोमैटिड है क्या भाई, डीएनए। डीएनए अंदर भरा है, यहाँ डीएनए है, क्रोमैटिड और कुछ नहीं है, डीएनए भरा है इसके अंदर जो डुप्लीकेशन करके 2 हो गया। और वो प्लेस जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उस जगह को सेंट्रोमियर बोला। जिस जगह पे सेंट्रोमियर उसके सराउंडिंग में प्रोटीन्स पाई जाती है, प्रोटीन्स को बोलते हैं काइनेटोकोर। इन काइनेटोकोर प्रोटीन से ही स्पिंडल फाइबर आपस में जुड़ते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंटर पे है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर किस जगह है, सेंट्रोमियर ऊपर भी हो सकता है, सेंट्रोमियर नीचे भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हम क्रोमोसोम के कुछ टाइप्स देखते हैं। देखिएगा जरा, सबसे पहला टाइप आप देखें तो मैं सबसे पहला सजेस्ट करूंगा आपको ये वाला टाइप देखने के लिए, टीलोसेंट्रिक। क्यों, सबसे देखिए टॉप पर, जब टॉप पर सेंट्रोमियर है, एकदम टॉप पर सेंट्रोमियर है, टोपी लगी है, टी से टोपी, टी से टीलोसेंट्रिक। तो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के टॉप पर होगा, एपेक्स पे होगा, तो आप बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। अब सर पे टोपी लगाते तो टीलोसेंट्रिक ही हो गया, यानी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में आपको याद रखना है टॉप पे रखना है सेंट्रोमियर। ये हमारा सेंट्रोमियर है,
सेंट्रोमियर टॉप पे है। अब थोड़ा टॉप से नीचे आ जाओ तो ये मिल जाएंगे आपको, देखिए ये वाले एक्रोसेंट्रिक टॉप पे था, अब टॉप से नीचे आ जाए। दूसरे नंबर पे आप याद करिए एक्रोसेंट्रिक को, दूसरा नंबर एक्रोसेंट्रिक, सबसे पहले टॉप पे सेंट्रोमियर, देन टेलोसेंट्रिक, टी से टोपी, टी से टेलोसेंट्रिक इधर हो गया, देन इधर आ गया तो अब क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसेंट्रिक। अब एकदम बीच में ले आओ, बीच में ले आया तो बन गया तीसरे नंबर का, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, मेटासेंट्रिक, ये थर्ड नंबर है, ये हो गया मेटासेंट्रिक। फोर्थ बेटा जो होता है वो होता है आपका सब मेटासेंट्रिक, यानी बीच से थोड़ा ऊपर चले जाओ, एकदम सेंटर पे नहीं, देखिए सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चला गया, एक आर्म छोटा है एक आर्म बड़ा हो गया, तो ये हो गया बेटा सब मेटासेंट्रिक। तो याद करने का यही एक तरीका है कि सबसे पहले जब आपसे टाइप्स ऑफ सेंट्रोमियर पूछ रहा है तो सबसे पहला जो क्रोमोसोम है, सबसे पहला जो क्रोमोसोम होगा वो टीलोसेंट्रिक होगा। क्यों, टॉप पर है क्या हमारा सेंट्रोमियर, टीलोसेंट्रिक। अब ऊपर से थोड़ा नीचे ले आओ तो ये क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया। अब एकदम बीच में ले आओ, मेटासेंट्रिक हो गया। अब फिर से एक्रो और मेटा के बीच में कर दो तो हो गया सब मेटासेंट्रिक। यहां तक क्लियर, सब मेटासेंट्रिक तक। तो ये बेटा टाइप्स होते हैं। ये देखा गया है कि जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर लास्ट पे चले आते हैं टॉप पे या इधर बीच में है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होते हैं जो स्वेल अप दिखाई देती है, फूले हुए हमको दिखते हैं आखिरी पॉइंट, इसे बोलते हैं बेटा सैटेलाइट। ये स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है, इनमें एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, एक फूला हुआ पार्ट दिखाई पड़ता है, फूला हुआ पार्ट दिखाई पड़ता है। इस फूले हुए पार्ट को हम बोलते हैं क्या, सैटेलाइट। और जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उसे हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। सैट है ना, समझ जाइएगा, सैट क्रोमोसोम कहते हैं जिसमें ये पाया जाता है। तो इस तरीके से बेटा क्रोमोसोम हम जान गए क्या थे। उसके पहले हमने डीएनए भी इंक्लूड कर दिया साथ में, डीएनए ने कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाया और क्रोमोसोम ने जाना, उसके टाइप्स को जान लिया। क्रोमोसोम इतना जान लिया काफी है। जैसे ही सेल में क्रोमोसोम पहुंच जाता है फिर से क्रोमोसोम डिकॉइलिंग करेगा, फिर से क्रोमैटिन फाइबर में बदल जाएगा। जब जब कैरियोकाइनेसिस होना होगा, डीएनए चेंज होता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता है, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है और छोटे छोटे सेगमेंट में टूट जाता है। हम उस सेगमेंट को क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे ही ये क्रोमोसोम फिर से पहुंच गया आफ्टर साइटोकाइनेसिस सेल के अंदर, फिर से ये फैल जाएगा और फिर से ये नूडल्स की तरह कॉइलिंग करके न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। तो माय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। क्या है सेल डिवीजन में एक क्रोमोसोम की अहमियत, और क्रोमोसोम है क्या, सब कुछ वही है, फॉर्म चेंज हो रही है। थ्रेड लाइक पड़ा था तब क्रोमैटिन फाइबर था, हिस्टोन प्रोटीन आकर ये जुड़ के कॉलिंग चालू कर रही और हाईली कंडेंस हो गया तो बन गया हमारा क्रोमोसोम। थैंक्स कि आप हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहें, अच्छे से पढ़िए और हमारे नए लेक्चर का वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नया चैनल अब जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैसेज मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।